हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहला टॉपिक केमिकल रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज होगा, रिएक्शन इन विच अ केमिकल चेंज अकर। ऐसी रिएक्शंस को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन इन विच अ केमिकल चेंज अकर। अब ऑब्जर्वेशंस इन अ केमिकल रिएक्शन, अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या ऑब्जर्वेशन होगी। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलेगी। चेंज इन कलर, वहां पे कोई कलर चेंज होगा। चेंज इन स्टेट, या तो वहां पे कोई स्टेट चेंज होगी। चेंज इन टेम्परेचर, या फिर वहां पे कोई टेम्परेचर का चेंज होगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या फिर वहां पे कोई प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट से हमारा मतलब एक ऐसे सब्सटेंस से है जो इनसॉल्युबल इन वाटर है। प्रेसिपिटेट से हमारा मतलब एक ऐसे सब्सटेंस से है जो इनसॉल्युबल इन वाटर है। जल्दी से इसे नोट कर लो। कर लिया? शाबाश। इसके बाद एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में हमने बच्चों एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है। एक्टिविटी 1.1 में हमने एक मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, तो वहां पे जो रिएक्शन होगी Mg प्लस O2 गिव्स MgO। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के भी 2 एटम हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 एटम है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब देखना, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, अगर हम मैग्नीशियम को जलाएंगे तो ये रिएक्शन होगी। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये होगा व्हाइट पाउडर। यहां पे लिखते हैं मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस टू व्हाइट पाउडर। अगर मैग्नीशियम को जलाया जाएगा, वो जलेगा डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ और चेंज हो जाएगा व्हाइट पाउडर में। इतना समझ में आया? इसके बाद हमको ध्यान देना है ये नोट। इस नोट में क्या लिखा है? मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग टू रिमूव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों, मैग्नीशियम रिबन में जनरली एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। तो बच्चों, उसको जलाने से पहले किसको? मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से साफ करेंगे। हम सैंड पेपर से साफ करेंगे टू रिमूव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्टिविटी 1.1 जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 में हमसे बोला गया है व्हेन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन रिएक्ट विथ ईच अदर। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन रिएक्ट विथ ईच अदर। प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। इस इक्वेशन को पहले बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए ध्यान देना, यहाँ पे नाइट्रेट के, यहाँ पे नाइट्रेट के कितने मॉलिक्यूल है? 2। यहाँ पे नाइट्रेट का कितना मॉलिक्यूल है? 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। अब यहाँ पोटेशियम के कितने एटम? 2। आयोडीन के कितने एटम? 2। यहाँ पे पोटेशियम का कितना एटम? 1। आयोडीन का भी 1, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। तो बच्चों, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इसे जब रिएक्ट करवाएंगे बनेगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अब बच्चों, ये जो लेड आयोडाइड है ये है येलो पीपीटी, यानी कि येलो प्रेसिपिटेट। ये जो लेड आयोडाइड है ये है येलो प्रेसिपिटेट। यहां पे लिखा है PbI2 PPT, लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट। लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म एंड इट्स कलर इज येलो। उसके नीचे लेड आयोडाइड इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयंस, दैट इज Pb2 पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। ये जो लेड आयोडाइड है
ये बना है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से, ये बना है एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से, यानी कि Pb2 पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। जल्दी से एक्टिविटी 1.2 भी नोट कर लो। इसके बाद एक्टिविटी 1.3, व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक को जब HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे, प्रोडक्ट बनेगा ZnCl2 प्लस H2 प्लस हीट। प्लस हीट का मतलब बच्चों, जिस फ्लास्क में ये रिएक्शन हो रही होगी, उस फ्लास्क का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी कि वहां पे हीट रिलीज हो रही है। इतना समझ में आया। उसके बाद बच्चों जिंक प्लस H2SO4, जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब रिएक्शन होगी तो बनेगा बच्चों जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस पूरी प्रोसेस में हीट इज इवॉल्व्ड, इस पूरी प्रोसेस में हीट इज इवॉल्व्ड, यानी कि जिस फ्लास्क में ये रिएक्शन हो रही होगी उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इतना समझ में आया। अब बच्चों इन रिएक्शंस को एक बार बैलेंस कर लेते हैं। यहां जिंक का एक एटम है, यहां भी जिंक का एक एटम है, यहां क्लोरीन के दो एटम है, यहां क्लोरीन का एक ही एटम था, तो यहां पे लिख देंगे 2। अब हाइड्रोजन के भी यहां कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन के यहां भी कितने हो गए? 2। क्लोरीन के 2, क्लोरीन के 2, जिंक का 1, जिंक का 1। तो ये रिएक्शन तो बैलेंस है। नीचे वाली रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, नीचे वाली रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है। एक्टिविटी 1.3 भी कंप्लीट, जल्दी से नोट कर लो। अब अभी हमने जो केमिकल रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन पढ़ी, केमिकल रिएक्शन की हमने जो ऑब्जर्वेशन पढ़ी, ये ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड ये 3 एक्टिविटी थी। पहली एक्टिविटी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इतना समझ में आया। दूसरी एक्टिविटी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में रिएक्शन। तीसरी एक्टिविटी जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन। इतना समझ में आया। ये जो 3 एक्टिविटी पड़ी, ये ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ऑब्जर्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन उससे रिलेटेड है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद सीधे सीधे अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स में लिखना, वही क्या है? केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसे ही क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। ये 2 प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक है बैलेंस्ड, एक है अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होंगी? रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। Reaction in which number of atoms of each element are equal in reactant and product side. Unbalanced, reaction in which number of atoms of each element are not equal in reactant and product side. समझना बच्चों। सबसे पहले अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखना। यहां पे बच्चों मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका एग्जांपल लिया है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों यहां पे ऑक्सीजन का एक एटम है, यहां पे ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो सीधे सीधे ये इक्वेशन क्या हो गई? अनबैलेंस्ड, क्योंकि ऑक्सीजन आरएचएस साइड एक एटम है, ऑक्सीजन एलएचएस साइड 2 एटम है। अब यहां पे देखना बच्चों, यहां पे भी ऑक्सीजन आरएचएस साइड एक एटम था, लेकिन एलएचएस साइड 2 एटम था, तो सीधे सीधे बच्चों मैं यहां पे 2 लिख दूंगा। अब यहां पे ऑक्सीजन 2 एटम है, मैग्नीशियम भी 2 एटम है, लेकिन यहां पे मैग्नीशियम एक एटम है, एलएचएस साइड मैग्नीशियम एक एटम है, तो अभी ये बैलेंस नहीं है। अब मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखना बच्चों 2 Mg plus O2 gives 2 MgO,
2 mg, ऑक्सीजन भी 2, MgO के आगे 2 लिखा है, इसका मतलब Mg भी 2 और O भी 2। इतना समझ में आया। RHS में मैग्नीशियम के 2 एटम है, RHS में मैग्नीशियम के 2 एटम है, ऑक्सीजन के भी 2 एटम है। LHS में ऑक्सीजन के 2 एटम है और मैग्नीशियम के भी 2 एटम है। तो यानी कि ये इक्वेशन बैलेंस है। तो बैलेंस और अनबैलेंस्ड इक्वेशन समझ गए। अब बच्चों हमको इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है? टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो होना चाहिए। नोट नीड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके बाद दो डेफिनेशन, एक है रिएक्टेंट और एक है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट का मतलब विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट का मतलब विच इज फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट का मतलब विच इज फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। यहां पे समझना, ठीक है? पहले यहां पे देखना। अब अगर हमने एक केमिकल इक्वेशन लिखी, उस केमिकल इक्वेशन में जो भी लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है? ये है रिएक्टेंट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन में जो मैंने राइट हैंड साइड चीज लिखी है ये क्या है? प्रोडक्ट, यानी कि विच इज फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो टेक पार्ट करेंगे वो होगा रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो सीधे सीधे क्या है? प्रोडक्ट ही है। इतना समझ में आया? रिएक्टेंट आर दोज विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट आर दोज विच इज फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट को LHS साइड लिखा जाता है, प्रोडक्ट को RHS साइड लिखा जाता है। इतना समझ में आया? जल्दी से नोट करो। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन 5 प्रकार की हैं। केमिकल रिएक्शन 5 प्रकार की हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसे रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 5 प्रकार की हैं, जल्दी से नोट कर लो। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम सुन के ही पता लग रहा है कुछ चीज कंबाइन होंगी। नाम सुन के ही पता लग रहा है कुछ चीज कंबाइन होगी। सीधे सीधे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, वही क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट यहां पे रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट यहां पे रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक इन नेचर, दैट इज हीट इज रिलीज्ड। एक्सो नाम देखो, एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर जाना। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड। अब इसके बाद इसके एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। सीधे सीधे बच्चों यहां पे ऑब्जर्व करो, रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं और यही क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। कार्बन का यहां पे एक एटम, ऑक्सीजन का यहां पे 2 एटम, कार्बन का यहां पे एक एटम, ऑक्सीजन के यहां पे 2 एटम। तो यानी कि पहली इक्वेशन बैलेंस है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम, ऑक्सीजन का एक ही एटम है। इसका मतलब बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 2 एटम बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए, तो यहाँ पे भी 2। अब LHS भी हाइड्रोजन के 4 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, RHS हाइड्रोजन के 4 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। जल्दी से नोट करो।
ऐसे ही मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन तो हम पहले भी बैलेंस कर चुके हैं, तो मैंने सीधे बैलेंस करके लिख दी, तो मैंने सीधे बैलेंस करके लिख ली। अब बच्चों जल्दी से नोट कर लो। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए एक एक्टिविटी पढ़ते हैं, एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 में हमसे कहा गया है व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। ये रिएक्शन होगी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड को बोलेंगे क्विकलाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलेंगे स्लेक्टालाइन। अब बच्चों इस पूरे रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है, क्योंकि कौन सी रिएक्शन है, यह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो नेचर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो नेचर है वो नेचर क्या है, एक्सोथर्मिक, यानी कि यहां पे हीट बाहर निकलेगी। तो हमने यहां पे लिखा है दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये यूज होता है फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। इतना समझ में आया। इट रिएक्ट विथ CO2 प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू गिव शाइनी सरफेस। अगर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम अपने घर की दीवारों पे लगा लें, ये क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करेगा। ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, और उसके बाद हमारी दीवारों को एक शाइनी सरफेस देगा। उसके बाद हमारी दीवारों को अब शाइनिंग सरफेस देगा। इतना समझ में आया। अब जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन क्या होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। इतने को जल्दी से नोट कर लो। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है, चेक कर लेना। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है, तो इसे चेक कर लेना। फिर एक नोट ध्यान रखना, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये फॉर्मूला मार्बल का भी होता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये फॉर्मूला मार्बल का भी होता है। इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हीट रिलीज होती है। उसके कुछ एग्जांपल, पहला एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O, CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, इसे बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 एटम, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, इतना समझ में, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2 यहाँ पे भी हैं, तो टोटल ऑक्सीजन के 4, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 ही हैं, तो यहाँ पे भी 2, अब ऑक्सीजन के भी 4। अब देखना ये इक्वेशन बैलेंस है कैसे, यहाँ कार्बन का 1, यहाँ भी कार्बन का 1, यहाँ हाइड्रोजन के 4, यहाँ भी हाइड्रोजन के 4, यहाँ ऑक्सीजन के 4, यहाँ भी ऑक्सीजन के 4। कैसे, CO2 के पास ऑक्सीजन के 2 एटम, H2O के पास ऑक्सीजन के 2 एटम, तो 2 + 2 4। तो पहला एग्जांपल एक्सोथर्मिक प्रोसेस का बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। उसके बाद दूसरा एग्जांपल रेस्पिरेशन, दूसरा एग्जांपल रेस्पिरेशन। ध्यान देना रेस्पिरेशन भी एक एग्जांपल है किसका, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का। ऐसा कैसे, एक्चुअली बच्चों हम जो खाना खाते हैं वो खाना जब पच जाता है, हम जो खाना खाते हैं वो खाना जब पच जाता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और हमको एनर्जी देता है। वो खाना पचने के बाद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और हमको एनर्जी देता है। तो देखना फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, फूड के पास कार्बोहाइड्रेट है, विच ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज में टूटेगा।
दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड गिव एनर्जी। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और एनर्जी देगा। इतना समझ में आया। अब रिएक्शन देखना, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी दे रहा है। इतना समझ में आया। तीसरा एग्जांपल एक्सोथर्मिक प्रोसेस का, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक प्रोसेस का। जल्दी से इसे नोट कर लो। इसके बाद हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, कुछ चीज टूटेगी, कुछ चीज टूटेगी। तो देखना, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा 2 या फिर 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में, वही क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में टूट के 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। इतना समझ में आया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या फिर 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट 2 से 2 ज्यादा क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट 2 या फिर 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। अब ये जो रिएक्शन है वो क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्शन क्या थी, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे क्या है, एंडोथर्मिक। इतना समझ में आया। एक एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन यानी कि मार्बल, जो हमने पहले पढ़ा, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल बोलो या फिर बोलो लाइमस्टोन। इसको जब हीट करेंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन क्या होगी बच्चों, एंडोथर्मिक। और इस रिएक्शन को यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट होती है वहां पर को ये रिएक्शन यूज होती है। इसके बाद इसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.5। अब हम जो एक्टिविटी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड पहली एक्टिविटी 1.5 देखो, व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज हीटेड। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करना है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.7H2O। इसे हीट करेंगे तो बच्चों FeSO4 अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा, यानी कि FeSO4 प्लस 7H2O। FeSO4.7H2O इसको हीट करेंगे तो FeSO4 प्लस 7H2O। बच्चों अब हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी, ग्रीन कलर चेंजेस टू व्हाइट। बच्चों ये जो FeSO4.7H2O इसका कलर क्या होता है, ग्रीन। ये जो FeSO4.7H2O इसका क्रिस्टल है, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन। ये जो FeSO4.7H2O का क्रिस्टल है उसका कलर क्या है, ग्रीन। फिर जब 7H2O अलग हो जाएगा, फिर जब 7H2O अलग हो जाएगा सिर्फ FeSO4 बचेगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट। फिर बच्चों इस FeSO4 को अगर मैं और हीट करूंगा, फिर बच्चों इस FeSO4 को अगर मैं और हीट करूंगा तो रिएक्शन आगे को बढ़ेगी और हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे, हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये जो व्हाइट कलर FeSO4 का था, ये जो व्हाइट कलर FeSO4 का था, ये चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन में। ये चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन में। इतना समझ में आया। व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज हीटेड,
यानी कि FeSO4.7H2O को हीट करेंगे तो बनेगा FeSO4 प्लस 7H2O। अब FeSO4.7H2O इसका कलर है ग्रीन, FeSO4 का कलर हो जाएगा व्हाइट। फिर फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 को दोबारा हीट करेंगे तो बनेगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। ये जो व्हाइट कलर है किसका, FeSO4 का, ये चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन में। इसके बाद एक्टिविटी 1.6 डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने के लिए एक एक्टिविटी और पढ़ते हैं। 1.6 अगर लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट करेंगे तो क्या होगा, लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट करेंगे तो क्या होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस इसको हीट करेंगे तो बच्चों ये होगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। एक मिनट, मैंने लास्ट रिएक्शन बैलेंस करी या नहीं करी? बच्चों ध्यान देना, मैं इस लास्ट रिएक्शन को अभी बैलेंस करना भूल गया था, ठीक है? तो पहले इसे बैलेंस कर लेते हैं, फिर आगे वाली एक्टिविटी पढ़ते हैं। यहां पे देखना बच्चों, सल्फर के कितने एटम, 2। सल्फर के कितने एटम, 2। सल्फर के यहाँ पे 2 एटम है तो बच्चों यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अब सल्फर के यहाँ पे कितने एटम, 2। Fe के भी 2, Fe के यहाँ पे भी 2। ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 2 जा 8 एटम। ऑक्सीजन के यहाँ पे चेक करना, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 6, 2 यहाँ पे है, यानी कि 8। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। इतना समझ में आया? अब अगली एक्टिविटी में फिर से आते हैं। देखना बच्चों, एक्टिविटी 1.6 व्हेन लेड नाइट्रेट पावर इज हीटेड, व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड। बच्चों लेड नाइट्रेट का मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे हीट करेंगे तो बनेगा लेड ऑक्साइड, फिर बनेगा NO2 और बनेगा O2। इतना समझ में आया? ये जो लेड ऑक्साइड है ये बच्चों येलो PPT होगा। ये जो लेड ऑक्साइड है इसका कलर क्या होगा बच्चों, येलो, और ये होगा प्रेसिपिटेट। इतना समझ में आया? फिर बच्चों ये जो NO2 है, ये जो NO2 है ये होगी ब्राउन फ्यूम्स। NO2 क्या होगी बच्चों, ब्राउन फ्यूम्स, और साथ में निकलेगी ऑक्सीजन। रिएक्शन को याद कर लो, रिएक्शन को याद कर लो। अब इस रिएक्शन को बच्चों बैलेंस करेंगे। देखना यहां पे नाइट्रोजन के कितने एटम, यहां पे नाइट्रोजन के 2 एटम, तो बच्चों यहां पे भी 2 लिखेंगे। अब नाइट्रोजन के यहां पे भी कितने एटम, 2। लेड का यहां पे 1, लेड का यहां पे 1, ऑक्सीजन के यहां पे 6, 3 2 जा 6। अब देखते हैं यहां पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 2 जा 4, 4 2 6, 6 और 1 7, यानी कि यहां पे ऑक्सीजन के 7 एटम है। अभी भी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखना बच्चों, यहां पे ऑक्सीजन के 6 एटम है, यहां पे ऑक्सीजन के 7 एटम है। इतना समझ में आया? और हमें वहां पर को कितने रखने हैं, 6। तो यानी कि बच्चों अगर मैं इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब यहां पे भी ऑक्सीजन के कितने एटम हो जाएंगे, 6। कैसे बच्चों, एक तो ये रहा, ये कितने हो जाएंगे, 2 × 2 4, यानी कि 4 + 1 5। O2 का आधा, यानी कि एटम तो ये भी एक ही है, तो यानी कि 5 + 1 6। इतना समझ में आया? एक एटम इसके पास है, 4 एटम इसके पास है, एक एटम इसके पास है, तो 1 + 4 + 1 6। अब RHS भी 6 है और LHS भी 6 है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के लिए। इतना समझ में आया? अब इसको अगर हम सही तरीके से लिखना चाहेंगे तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे 4। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा सिर्फ O2। एक्टिविटी 1.6 नोट कर लो। इसके बाद एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, एक डेफिनेशन है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक डेफिनेशन है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एनर्जी सप्लाई हीट की फॉर्म में होगी, जिसमें एनर्जी सप्लाई हीट की फॉर्म में होगी। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका
एक और एक्टिविटी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने के लिए एक और एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.7, व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज डन। अगर एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इसका मतलब एक ऐसा वाटर जिसके पास थोड़ा सा एसिड है, एक ऐसा वाटर जिसके पास एसिड है, या फिर एक ऐसा वाटर जिसमें एसिड मिक्स है, ऐसे वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यानी कि उससे करंट पास करेंगे तो रिएक्शन होगी ये H2O gives H2 plus O2। अब ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, इसे बैलेंस करते हैं। H2O gives H2 plus O2। यहां ऑक्सीजन के कितने एटम? 2। यहां ऑक्सीजन के कितने एटम? 1। तो यानी कि यहां पे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम? 2। तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। अब हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। अब ऑब्जर्वेशन देखना, वॉल्यूम ऑफ गैस ऑब्टेन्ड एट कैथोड यानी कि हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ गैस ऑब्टेन्ड एट कैथोड, कैथोड पे कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन, इज डबल देन गैस एट एनोड, इज डबल देन गैस एट एनोड, एनोड पे कौन सी गैस मिलेगी? ऑक्सीजन। इतना समझ में आया? यानी कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन से हमेशा डबल होगा। देखना हाइड्रोजन का आगे क्या लिखा है? 2 और ऑक्सीजन का आगे क्या लिखा है? 1। यानी कि हाइड्रोजन का जो भी वॉल्यूम है वो ऑक्सीजन के वॉल्यूम से क्या है? डबल। इतना समझ में आया? फिर अगर एक जलती हुई कैंडल मैं हाइड्रोजन के पास ले जाऊं, अगर एक जलती हुई कैंडल मैं हाइड्रोजन के पास ले जाऊं तो बच्चों हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ जलेगी, तो बच्चों हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ जलेगी। When burning candle brought near H2 gas, it burns with pop sound, यानी कि हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ जलेगी। और गैस का पॉप साउंड के साथ जलना, गैस का पॉप साउंड के साथ जलना टेस्ट है हाइड्रोजन के लिए। इतना समझ में आया? मेरा कहने का मतलब है कहीं पर को कोई गैस है, अगर वहां पर को मैं एक बर्निंग कैंडल लेके जाऊंगा और वहां पे पट 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 ऐसी आवाज आए तो समझ लेना वो गैस क्या है? हाइड्रोजन। अब बच्चों अगली एक्टिविटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन से ही रिलेटेड है। When silver chloride is exposed to air, अगर सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रख दें, अगर हम सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड को रख दें, ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पे when silver chloride is exposed to air यानी कि सनलाइट, तो रिएक्शन क्या होगी? AgCl in sunlight break down to Ag plus Cl2, सिल्वर क्लोराइड in presence of sunlight decomposes to silver and chlorine। इतना समझ में आया? अब बच्चों सीधे सीधे इसे बैलेंस करते हैं। ध्यान देना, क्लोरीन के यहां पे कितने एटम? क्लोरीन के यहां पे 2 एटम। क्लोरीन के यहां पे कितने एटम? क्लोरीन के यहां पे 1 एटम। तो बच्चों यहां पे 2 लिखेंगे। अब यहां पे क्लोरीन के भी कितने एटम? 2। लेकिन यहां पे सिल्वर के भी कितने एटम? 2। तो बच्चों यहां पे भी 2 लिखेंगे। अब देखो सिल्वर के 2 एटम, सिल्वर के 2 एटम, क्लोरीन के 2 एटम, क्लोरीन के 2 एटम। इसका मतलब बच्चों अब ये इक्वेशन बैलेंस है। अब यहां पे हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी? ये सिल्वर क्लोराइड का कलर है व्हाइट, ये सिल्वर क्लोराइड का कलर है व्हाइट, ये चेंज हो जाएगा ग्रे में। व्हाइट क्रिस्टल ऑफ AgCl टर्न्स ग्रे। ये भी एक रिएक्शन है किसकी? ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। इतना समझ में आया? ये भी एक रिएक्शन या फिर एग्जांपल है किसका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ऐसे बच्चों एक रिएक्शन इससे रिलेटेड AgBr की भी होती है। ऐसी रिएक्शन बच्चों इससे रिलेटेड AgBr की भी होती है। तो मैं लिखता हूं सिमिलरली AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, इसे अगर सनलाइट में रखा जाए तो बनेगा Ag प्लस Br2, सिल्वर प्लस ब्रोमीन। अब बैलेंस करते हैं, ब्रोमीन के 2 एटम तो यहां पे भी 2, सिल्वर के 2 एटम तो यहां पे भी 2। इतना समझ में आया?
और ये रिएक्शन यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये रिएक्शन का यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। जल्दी से एक्टिविटी 1.8 को भी नोट कर लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। दो रिएक्शन पढ़ चुके हैं, पहली है कॉम्बिनेशन, अगली थी डिकम्पोजिशन। अब पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नाम सुनते ही पता चल रहा है किसी चीज को डिस्प्लेस किया जाएगा, यानी कि व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखना, Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu. Zinc plus copper sulfate gives zinc sulfate plus copper. जिंक ने क्या करा, कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया। जिंक ने क्या करा, कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया, तो सीधे सीधे क्या आया, ZnSO4 plus Cu। ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट। अगली रिएक्शन Pb plus CuCl2 gives PbCl2 plus Cu. लेड प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। समझना, लेड ने कॉपर को धक्का दिया और कॉपर को वहां से हटा दिया। लेड ने कॉपर को धक्का दिया और कॉपर को वहां से हटा दिया, तो ये रिएक्शन भी कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतना समझ में आया। अब इससे रिलेटेड एक्टिविटी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.9। हमने क्या करना है, एक आयरन नेल को लेना है और उसे सैंड पेपर से साफ करना है, फिर उसको डिप करना है इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी कि क्लीन आयरन नेल विथ सैंड पेपर एंड डिप्ड इट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो रिएक्शन होगी ये Fe plus CuSO4। FeCu को धक्का देगा, अपनी जगह से हटा देगा और रिएक्शन कंप्लीट होकर क्या बनेगी, FeSO4 plus Cu। यहां पे लिखा है कलर ऑफ आयरन नेल becomes brownish and blue color of copper sulfate solution, blue color of copper sulfate solution fades। एक बार शुरू से पढ़ते हैं, color of iron nail becomes brownish and blue color of copper solution fades because iron is more reactive and it has removed copper from copper sulfate solution। इतना समझ में आया बच्चों। आयरन ने क्या करा, इस कॉपर को धक्का मार के साइड कर दिया, तो क्या बना, FeSO4 plus Cu। फिर बच्चों ऐसा होने के बाद हुआ क्या, ऐसा होने के बाद ये हुआ, जो कलर ऑफ आयरन नेल था वो क्या बन गया, ब्राउनिश, और जो सॉल्यूशन का कलर था वो हल्का सा फेड हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन वो हल्का सा क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। उसका रीजन आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ने कॉपर को धक्का मार दिया उसी की जगह से, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव एंड इट हैज रिमूव्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इतना समझ में आया, जल्दी से नोट कर लो। आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से रिमूव कर दिया, आयरन इज मोर रिएक्टिव एंड इट हैज रिमूव्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसके बाद केमिकल रिएक्शन का अगला टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा बच्चों, व्हेन एन एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड डिस्प्लेसेस अदर एलिमेंट फ्रॉम अदर कंपाउंड। अंतर समझना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां पर को डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कैसे, एग्जांपल देखना, ये एक्टिविटी 1.2 है, ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, ये रिएक्शन लिखी है एक्टिविटी 1.2 की। अब इसे समझना बच्चों, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इसे बैलेंस करते हैं, जब बैलेंस करेंगे तो बच्चों यहां पर को लिखेंगे 2 और फिर यहां पे भी लिखेंगे 2। इसकी बैलेंसिंग पहले हमने सीख ली है, ठीक है, तो यहां पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। एग्जांपल, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इतना समझ में आया। देखना, लेड ने के की जगह ली, के ने
लेड की जगह ली, लेड ने के की जगह ली, के ने लेड की जगह ली, यानी कि बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब बच्चों लेड जब के की जगह पे जाएगा तो क्या बनाएगा, PbI2। के जब लेड की जगह पे आएगा तो क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। इन दोनों ने एक दूसरे की जगह क्या कर ली, ले ली। इस वजह से ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। इतना समझ में आया। और याद रखना लेड आयोडाइड का कलर क्या होगा, येलो प्रेसिपिटेट। याद आया, लेड आयोडाइड का कलर क्या होगा, येलो प्रेसिपिटेट। लेड आयोडाइड का कलर क्या होगा, येलो प्रेसिपिटेट। अब इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी, डबल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक एक्टिविटी, वो एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी 1.10। हमें क्या करना है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को रिएक्ट करवाना है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को रिएक्ट करवाना है। व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद ईच अदर, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये जब रिएक्ट करेगा, सोडियम बेरियम की जगह पे जाएगा, बेरियम सोडियम की जगह पे आएगा। इतना समझ में आया। यानी कि बच्चों जब Ba यहां पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा BaSO4 और Na यहां पे चले जाएगा तो ये बन जाएगा NaCl। इतना समझ में आया। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड इसे जब रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ये जो बेरियम सल्फेट है ये है बच्चों व्हाइट PBT, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब ये रिएक्शन बच्चों बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस करते हैं। देखना बच्चों यहां सोडियम के कितने एटम, 2, क्लोरीन के भी 2, तो बच्चों यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब यहां पे सोडियम के कितने एटम, 2, और क्लोरीन के भी 2। इतना समझ में आया। अब यहां पे बच्चों मैंने यहां पे एक नोट लिखा है, ये BaSO4 बनने का कारण क्या है, ये बेरियम सल्फेट बना क्यों। White PBT BaSO4 is formed due to exchange of ions Ba2 positive and SO4 2 negative। बच्चों जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी उसका रीजन होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस। जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी उसका रीजन होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस। बच्चों BaSO4 एक व्हाइट PBT है, BaSO4 एक व्हाइट PBT है। इसका बनने का कारण क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। और आयंस यहां पे क्या क्या होंगे, पहला होगा Ba2 पॉजिटिव, दूसरा होगा SO4 2 नेगेटिव। White precipitate BaSO4 is formed due to exchange of ions Ba2 positive and SO4 2 negative। जल्दी से नोट करो, कर लिया, शाबाश। इसके बाद बच्चों अगली रिएक्शन, और ये लास्ट है, ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का ये आखिरी पार्ट है। क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले ऑक्सीडेशन को पढ़ते हैं फिर रिडक्शन को पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। रिडक्शन का मतलब या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। ये दोनों अपोजिट हैं। यहां ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यहां ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, और यहां हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। ऊपर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। समझ में आया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होती है, पढ़ लेना। इसके बाद अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा तो उसे बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इतना समझ में आया। कुछ एग्जांपल है, जैसे बच्चों जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। देखना बच्चों जिंक ऑक्साइड जिंक बना, जिंक ऑक्साइड जिंक बना। इतना समझ में आया। अगर जिंक ऑक्साइड जिंक बना
यहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। अगर ऑक्सीजन हटेगी तो उसे बोलेंगे रिडक्शन। तो यहां पे रिडक्शन हुआ है। अब इस कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, क्योंकि कार्बन क्या बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर को ऑक्सीडेशन हुआ है। इतना समझ में आया। इसके बाद दूसरा एग्जांपल, MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2। इतना समझ में आया। एक मिनट, मैंने लास्ट इक्वेशन बैलेंस करी नहीं करी, कर दी थी, ठीक है। अब देखते हैं, MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2। सबसे पहले चेक करो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। कैसे समझना, देखना बच्चों, यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां हाइड्रोजन 1 है। तो बच्चों यहां पे भी हाइड्रोजन 2 लगाने पड़ेंगे। लेकिन ध्यान देना, यहां पे क्लोरीन कितने हैं, 4, 2 और 2। यहां पे क्लोरीन कितने हैं, 1। तो इस 2 को हटा देते हैं और सीधे सीधे यहां पे लिखते हैं 4। अब क्लोरीन कितना हो गया, 4। क्लोरीन कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब हाइड्रोजन भी कितना हो गए, 4। देखना, अब बच्चों Mn कितने थे यहाँ पे, 1। Mn 1, क्लोरीन 4, क्लोरीन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे भी 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन भी 4। मैग्नीज बच्चों कितना है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, Cl भी कितने हैं, 4। मैग्नीज कितना है, 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और Cl 4। क्लोरीन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, मैग्नीज 1। इतना समझ में आया। तो ये इक्वेशन क्या होगी बच्चों, बैलेंस। अब ध्यान देना, MnO2 किस में चेंज हुआ, MnCl2। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। तो ये क्या हुई, रिडक्शन। MnO2 MnCl2, ऑक्सीजन हट गई, तो यानी कि यहां पे क्या हुआ, सीधे सीधे बच्चों रिडक्शन। इतना समझ में आया। HCl किस में चेंज हुआ, Cl2 में। HCl किस में चेंज हुआ, Cl2 में। यहां पर को रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, यहां पर को रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। अगर हाइड्रोजन रिमूव होगी तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इतना समझ में आया। अगर हाइड्रोजन रिमूव होगी तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। और ये नीचे वाली क्या है, रिडक्शन। MnO2 से MnCl2, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है, रिडक्शन। इतना समझ में आया। ये दो एग्जांपल हैं रेडॉक्स रिएक्शन के। इसके बाद इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.11, अगर कॉपर पाउडर को हीट करेंगे तो क्या होगा। व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड, Cu प्लस O2 को हीट करेंगे तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए देखना, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम, तो यहाँ पे 2। अब यहाँ पे कॉपर के भी 2 एटम, अब यहाँ पे कॉपर के भी 2 एटम, तो यहाँ पे भी 2। इतना समझ में आया। इक्वेशन अब बैलेंस है। देखना बच्चों, ये कॉपर का कलर होता है ब्राउन और ये कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होगा, ब्लैक। क्या होगा, ब्लैक। इसका कलर क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लैक। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से ही ब्लैक लिखा है। अब पता नहीं कैमरे पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। ये कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होगा, ब्लैक। इतना समझ में आया। अब इसके बाद अगर इस कॉपर ऑक्साइड से मैं हाइड्रोजन पास करूंगा, अगर इस कॉपर ऑक्साइड से मैं हाइड्रोजन पास करूंगा तो क्या होगा, व्हेन H2 is passed over copper oxide, black color of copper oxide changes to brown। सीधे सीधे ये जो ब्लैक कलर है ये फिर से क्या बन जाएगा, ब्राउन। ध्यान देना, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन पास कराया, हीट करा, तो सीधे सीधे क्या होगा, Cu प्लस H2O। और ये Cu फिर से कलर क्या होगा, ब्राउन। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पे ध्यान देना, Cu में ऑक्सीजन जुड़ा, Cu में ऑक्सीजन जुड़ा, यानी कि ये रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन। यहां पे ध्यान देना, CuO को Cu बनाया, CuO को Cu बनाया, यानी कि ऑक्सीजन को हटाया, ऑक्सीजन को हटाया। तो यानी कि यहां से लेके यहां तक का, यहां पे क्या हुआ, रिडक्शन। हाइड्रोजन को H2O बनाया, हाइड्रोजन को H2O बनाया, यानी कि यहां पे ऑक्सीजन जोड़ा, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इतना समझ में आया।
इतना समझ में आया? जल्दी से नोट कर लो। ये नीचे वाली रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ध्यान देना, यहां पर को कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को क्या करा है, रिमूव करा है, या फिर ऑक्सीजन को लूज किया है। कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया है, तो यानी कि यहां पे कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। इतना समझ में आया? या फिर लिखते हैं कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। इतना समझ में आया? कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया बच्चों? रिड्यूस्ड हो गया। इतना समझ में आया? उसके बाद हाइड्रोजन में बच्चों ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाया? H2O। हाइड्रोजन में बच्चों ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाया? H2O। और यहां पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी है, तो हम लिखेंगे H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। अगर किसी में ऑक्सीजन ऐड होगी तो उसे बोला जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। अगर किसी में ऑक्सीजन रिमूव होगी तो उसे बोला जाएगा रिड्यूस्ड। अगर किसी में ऑक्सीजन ऐड होगी उसे बोला जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। अगर किसी में ऑक्सीजन रिमूव होगी तो उसे बोला जाएगा रिड्यूस्ड। अगर किसी में ऑक्सीजन ऐड होगी उसे बोला जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। अगर किसी में ऑक्सीजन रिमूव होगी उसे बोला जाएगा रिड्यूस्ड। इतना समझ में आया? जल्दी से इसे नोट कर लो। ये भी एक एक्टिविटी है, किसकी? ये एक्टिविटी है किससे रिलेटेड? रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड। इसके बाद आज का आखिरी टॉपिक, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन का मतलब क्या है बच्चों? रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन का मतलब क्या है? सिंपल से रस्टिंग ऑफ आयरन। हेडिंग है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। हेडिंग है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन डेफिनेशन: व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय मॉइस्चर, acid etc. when a metal is attacked by moisture, acid etc. it is corrode and this process is called corrosion and this process is called corrosion। सीधे सीधे बच्चों, अगर कोई मेटल को, ठीक है, हम क्या करते हैं? एक्सपोज कर दें ऐसे ही किसमें? एटमॉस्फेयर में। कुछ समय बारिश पड़ेगी, समझ में आया? उस पर नमी बैठेगी, तो उस वजह से धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो गलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? कोरोजन। सीधे सीधे रस्टिंग ऑफ आयरन। When a metal is attacked by moisture, acid etc. it is corrode and this process is called corrosion। इसका एग्जांपल याद करना, एक तो याद करना ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, एक करना ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। रस्टिंग ऑफ आयरन तो हर किसी को याद होता है, तो मैंने यहाँ पे वो लिखा नहीं, बस यहाँ पे 2 याद रखे, और बस यहाँ पे 2 और याद रखें आप लोग। ठीक है, बस यहाँ पे 2 और याद रखें। पहला क्या है? ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ये भी एग्जाम्पल है किसके? कोरोजन के। अब कोरोजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, एनोडाइजिंग एक्सेट्रा। ऑयलिंग तो पता ही है, ग्रीसिंग भी पता है, पेंटिंग भी पता है। एनोडाइजिंग अभी तुम लोगों को पता नहीं होगा। अभी हम एक 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। वहां पे एनोडाइजिंग भी सिखाया जाएगा, गैल्वेनाइजेशन भी सिखाया जाएगा। ठीक है, अभी ऐसे ही तुम 2 सेकंड के लिए, मतलब अभी के लिए याद कर लो। ठीक है, अभी के लिए ये चीज याद कर लो, जब 3rd चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ लेंगे एनोडाइजिंग क्या है। इतना समझ में आया? अब क्या है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी है बच्चों खाने का सड़ना। रेंसिडिटी क्या है? खाने का सड़ना। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. It is called rancidity। इतना समझ में आया? खाने को अगर बच्चों खुले में छोड़ दें, खाना क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, उसका टेस्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो वही लिखा है, when fats and oils are oxidized they become rancid and their smell and taste change, it is called rancidity। अब बच्चों रेंसिडिटी से बचने के तरीके क्या हैं? सीधे सीधे बच्चों, या तो खाने को कहां रखो? एक एयर टाइट कंटेनर में रखो। इतना समझ में आया? खाने को क्या रखो? एयर टाइट कंटेनर में रखो। या फिर खाने को बच्चों रेफ्रिजरेटर में यूज कर लो। या फिर बच्चों खाने को कहां रखो?
रेफ्रिजरेटर में। इतना समझ में आया? अगर हम रेफ्रिजरेटर में खाने को रख दें तो खाना नहीं सड़ेगा या फिर खाना खराब नहीं होगा। एक एग्जांपल और है, नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन चिप्स पैकेट। बच्चों, हम जो चिप्स खाते हैं उसके अंदर जो गैस भरती है वो गैस क्या है? नाइट्रोजन गैस। हम जो चिप्स खाते हैं उसमें जो गैस भरती है वो क्या है? नाइट्रोजन गैस। इतना समझ में आया? और वो नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? ताकि चिप्स खराब ना हो। वो नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? ताकि चिप्स खराब ना हो। यहां पर को बच्चों हमारे पहले चैप्टर की थ्योरी पूरी कंप्लीट। यहां पे हमारे पहले चैप्टर की थ्योरी पूरी कंप्लीट।